हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टडी विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि प्रकृति क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, ताकि मैं अपनी नई वीडियो मैं उससे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपको कि आपको क्या समझ में आया। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, तब तक मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आप इसे कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक प्रश्न होगा कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किसे कहते हैं और प्रकृति संसाधन और प्रबंधन क्या है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक इसमें दिया गया है। प्रकृति देखिए, प्राकृतिक संसाधन देखिए, इसमें डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव या वन। ठीक है, वन्य जीव, वन या वन। ठीक है, देखिए प्राकृतिक के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रकृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, आज के युग में जनसंख्या का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रकृति में जो उसकी जनसंख्या है उसकी बढ़ती जा रही है। उसका कार्य जो है बहुत तीव्र गति से इसका कार्य हो रहा है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट की उत्पादी भी कहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट होने के साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा प्रकृति होगी कि हम लोग की ज़रूरतें भी दिन और प्रतिदिन इसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ही प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। बहुत ही ज़रूरतमंद हो चुके हैं। जो देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की। देखिए इसमें प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं दो प्रकार के, एक समयपय साधन, एक असमयपय साधन। देखिए समयपय साधन जो होते हैं जो समाप्त होते हैं। ठीक है, और असमयपय साधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। यानी जैसे हवा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और समय संसाधन है वो बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए समयपय साधन में क्या दिया गया है, ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। जो इसके जो समयपय साधन है वो समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया कोयला और पेट्रोलियम, ये चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, और असमयपय साधन दिया गया है, वे ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वे समाप्त नहीं होंगे। जैसे वायु है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। देखिए वायु के बिना हम लोग सांस लेते हैं, अगर वायु ना हो तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते। उसके जो वन है वहाँ पे जीव जंतु भी होते हैं। हवाओं से जो हवाएं हैं पेड़ पौधे हैं वो हम लोगों को एक वायु देते हैं, हवा एक प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पेज में दिया गया है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। देखिए अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के दो उसके टाइप समझे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसमें प्राकृतिक संसाधन व प्रबंधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन वो जैसे मिट्टी, वायु, जल का सबका प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो प्रकृति को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें प्राकृतिक संसाधन के लिए दिया गया है। देखिए इसमें पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। देखिए प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधन का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। देखिए अगर संसाधन की शोषण ना हो, अब हम शोषण समझेंगे शोषण ना होने का मतलब क्या है। देखिए अधिक से अधिक और बेकार यूज़ ना करें। जो शोषण है उसे ज़्यादा से ज़्यादातर उसका बेकार तरीके से उसका यूज़ ना करें। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरतों को कम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन जैसे मैंने बताया था पेट्रोलियम, कोयला, डीजल सब बचे रहें। एक अनुमान के मुताबिक 40 वर्ष तक अभी कोयला है, जो अभी 40 वर्ष तक अभी कोयला है, लेकिन पृथ्वी पर तेल है जो तेल है तेल जो है 40 वर्ष तक कितनी भी स्पीड से निकाला जाए
जिस स्पीड से इसे निकाला जा रहा है, मतलब जो तेल है उसको जिस स्पीड से निकाला जाए, यानी ऑयल भंडार, तो भी 40 वर्ष के लिए ये पर्याप्त है। मतलब 40 वर्ष तक के लिए भी जो ऑयल भंडार है वो पर्याप्त है। ठीक है, देखिए ये तो हम लोगों ने बात करी थी मतलब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गंगा कार्य परियोजन कि गंगा कार्य परियोजन क्या है। देखिए पहले हम समझेंगे, गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री है और ये लगभग 1,500 किलोमीटर, मतलब 2,500 किलोमीटर ऐसे कुछ दिया गया था, 2.5 किलोमीटर यात्रा करके 100 से ज़्यादा शहर से ज़्यादा भी समुद्र से गिरती हैं। दोस्तों यही कारण है कि क्योंकि ये 100 से ज़्यादा शहरों से होकर के गुजरती हैं, जिसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा शहरों से मतलब गंदगी इसमें आ जाती है। मतलब जो जाती है, जो गाड़ी उड़ी जो गुजरती है उससे गंदगी भी आ जाती है और बिना शोधित किया हुआ मन भी इसमें गिरा दिया जाता है, जिससे गंगा नदी का जल बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। तो इन सब की वजह से गंगा के जल को स्वच्छ बनाने के लिए और गंगा नदी के तट को भी स्वच्छ बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसको कहा जाता है गंगा कार्य परियोजना। यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का है। देखिए करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। देखिए इसमें दिया गया गंगा कार्य परियोजना, देखिए यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था। मतलब जो गंगा कार्य योजना उसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए से बनाया गया था। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कुछ कार्य, तो अब हम इसके कुछ कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, जल का पीएच जो है आसानी से सर्व सूचक की मदद से मापा जा सकता है। सेकंड दिया गया, जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत्र में पाया जाता है कि उपस्थित का जल का संदूषित होना दिखाता है। देखिए जो कोलीफॉर्म जीवाणु है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारे आँखों में चला जाता है और हमें बीमारी बना देता है। तो अगर क्लोरीफॉर्म 50,000 पर लीटर में ml हो जाए तो कोलीफॉर्म जीवाणु 100 ml वाटर में हो जाए तो इतना ख़राब पानी माना जाता है। मतलब 100 ml वाटर में हो जाता है तो इसे इतना ख़राब पानी माना जाता है, तो वो खेती करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। मतलब इतना ख़राब पानी हो जाता है कि उसे खेती करने के लिए भी उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड पैराग्राफ दिया गया है। फिर इसमें देखिए दिया गया है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, यानी 3 आर दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला दिया गया कम उपयोग, और दूसरा दिया गया पुनः चक्रण, और तीसरा दिया गया है पुनः उपयोग। देखिए कम उपयोग में दिया गया जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना। ठीक है, और दिया गया टपकते तल। देखिए ये तो पहला हो गया। अब पुनः चक्रण की बात कर लेते हैं। पुनः चक्रण मतलब है कि वस्तु को हम दोबारा रूप से ढालते हैं, यानी मशीनों के द्वारा विद्युत और अन्य ऊर्जा को निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या दी, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। ठीक है, देखिए दिया गया। और पुनः उपयोग में क्या दिया गया, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया गया पुनः उपयोग में तो दिया गया था। सेकंड में दिया गया टपकते, कम उपयोग में दिया गया टपकते नल को ठीक करना और आहार भोजन को ना फेंकना। मतलब जो आहार भोजन उसे नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया दूसरा दिया गया पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होगी। मैंने आपसे बताया था वस्तु को हम दोबारा रूप से ढालते हैं, यानी मशीनों के द्वारा विद्युत और अन्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसके बाद दिया गया हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्यों है में से ये बहुत ही सीमित है। और सेकंड में दिया गया स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखिए संपोषित की बात कर लेते हैं कि संपोषित क्या है, विकास क्या है। देखिए संपोषित विकास वो है, देखिए क्या दिया गया, एक ऐसा विकास जो हम खुद के लिए तो करते हैं और साथ में ही साथ
और साथ में ही इस प्रकार का विकास होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा करके रखते हैं। देखिए डेफिनेशन में दिया गया है संपोषित विकास की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य के वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। ठीक, और दिया गया प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया दीर्घकालिक दृष्टिकोण ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ी तक उपलब्ध हो सके। सेकेंड में दिया गया इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। थर्ड में दिया गया अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। तो हमारा हो गया क्या, संपोषित विकास। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे वन्य जीवन संरक्षण। देखिए वन जीवन संरचना क्या है। देखिए वन में पेड़ पौधे और जीव होते हैं। जंतु को जीवित रहना बहुत आवश्यक होता है, मतलब वन में जो जानवर होते हैं उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए चक्र हैं कहीं ना कहीं वो टूट जाएंगे और इसी कारण हम भी मारे जाएंगे। अगर वन नहीं होंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, और इसी कारण हम लोग का भी जीवन नष्ट हो सकता है, हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्रकृति संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से परिस्थितियाँ स्थात्विक यानी नष्ट हो सकता है। ठीक है, और जैव विविधता क्या है। देखिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि, ये जैव विविधता है। दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एक नंबर में इसकी डिफिनेशन पूछेगा और इसके एग्जाम्पल को पूछेगा। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं तप्त स्थल क्या है और दावेदार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तप्त स्थल और दावेदार। देखिए तप्त स्थल ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, मतलब जो तप्त स्थल है वहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। देखिए और दावेदार क्या, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो वे उसके दावेदार होते हैं। मतलब दावेदार मतलब एक पक्के होते हैं, अपने जीवन के पक्के होते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। देखिए 4 प्रकार की दी गई है। स्थानीय लोग, देखिए जो उसी जंगल में रहते हैं तो वो भी दावेदार हैं और जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जो जंगल में रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, उसके दावेदार होते हैं कि ये मेरा ही घर है। तो वैसे ही जंगल में जो जानवर लोग रहते हैं, जो उसी जंगल में रहते हैं, तो उसके भी वो दावेदार होते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपना जीवन वहीं पर व्यतीत किया, इसलिए वो अपने इस जगह के दावेदार है कि ये जगह मेरी है। तो वही बोलते हैं स्थानीय लोग। अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित, मतलब यही होता है। ठीक, आश्रित मतलब यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरकारी वन विभाग। सरकारी वन विभाग क्या है। देखिए सरकार जो है आज के समय में लोकतांत्रिक संसार यानी लोकतांत्रिक संस्कार और इसी के चलते जो भी वन क्षेत्र आता है तो वो सरकार के अधीन माना जाता है। जैसे दिया गया है सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते, तो यही सरकारी वन विभाग है। अब बात कर लेते हैं उद्योगपति क्या है। देखिए हमें उद्योगों को बचाने के लिए, मान लीजिए फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की अधिक मात्रा चाहिए होगी, उसी लकड़ी को कहाँ से प्राप्त करेंगे, जंगलों से प्राप्त करेंगे, जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, क्या जंगलों में जो रहते हैं। तो इसमें दिया गया उद्योगपति में जो वनों से प्राप्त जो उत्पाद का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं लकड़ी, वो जंगलों से पाई जाती है। ठीक, उद्योगपति यही है। वन्य जीवन में प्रकृति प्रेमी। देखिए वन्य जीवन में क्या दिया है, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। वन्य जीवन देखिए प्रकृति कैसी, मतलब प्रकृति प्रेमी मतलब है वनों की रक्षा करने वाले, उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं, वही हमारी प्रकृति प्रेमी। देखिए स्थानीय लोग, उद्योगपति, ये सबसे ज़्यादा ज़्यादातर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सभी इसे ज़्यादातर पूछा भी जाता है। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। ठीक, चलिए सेकंड देख लेते हैं
खेजरी वृक्ष क्या है? अब खेजरी वृक्ष की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने 363 लोगों के साथ अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। अपने आप को भी, मतलब उन्होंने अपने आप को भी दावे पे लगा दिया, मतलब अपने आप को भी उन्होंने बलिदान कर दिया था। देखिए, भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार को घोषणा की, जो उनकी स्मृति में भी दिया जाता है। मतलब उनको देखो इतनी पॉपुलर थी वो कि उनको अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी घोषणा कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं, सेकंड है चिपको आंदोलन, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, यह आंदोलन गढ़वाल ने रेनी नाम के गाँव में हुआ था। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा, रेनी नाम गाँव में हुआ था। ठीक है, वहाँ की महिला उसी समय वन पहुँच गई। जब ठेकेदार ने आदमी वृक्ष काटने लगे तो महिलाओं पेड़ में चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों ने को वृक्ष काटने के लिए रोक दिया। मतलब जो वहाँ के लोग जो मतलब वृक्ष को काट रहे थे उनके आदमियों को रोक दिया कि नहीं, आप वृक्ष को मत काटिए। ठीक है, ये चिपको आंदोलन में दिया गया था। यह आंदोलन तीव्रता में बहुत से समुदायों में फैलाया गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिक निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। मतलब इतना मजबूर कर दिया था कि प्राथमिक निश्चित करने पर इतना मजबूर कर दिया था उन्होंने, बल्कि मना कर दिया था कि यहाँ के वृक्षों वनों को ना काटा जाए। थर्ड में दिया गया, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षय हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। मतलब पश्चिम बंगाल के वन विभाग इतने वो थे, क्षय हुए साल मतलब जो साल के वृक्षों पर आराबाड़ी वन वृक्ष क्षेत्र में नया जीवन मतलब उन्हें दिया गया था। सेकंड पैराग्राफ दिया, सभी के लिए जल। सभी के लिए जल कितना उपयोगी, मतलब जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। आप लोग जानते हैं जल के बिना हमारा जीवन नहीं, जल ही हमारा जीवन है। तो सभी के लिए जल बहुत उपयोगी होता है। मतलब होता क्या, वो जल सबके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप लोग एक दिन भोजन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप लोग जल के बिना नहीं रह सकते। भोजन के बिना तो आप लोग एक दिन रह सकते हैं, पर जल के बिना आप कभी नहीं रह सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है जल हमारे लिए। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब वर्षा होती है तो हमारी खेती भी अच्छी होती है। खेती जब अच्छी होती है तो उसमें गेहूँ, जो चावल दाल है, उससे हम लोग का मतलब जो काम है उससे बढ़ता रहता है। ठीक है, भारत में कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं, लोग जल का इतना उपयोग करते हैं कि जब वर्षा होती है तो लोग उसके गड्ढे खोद करके पानी को एकत्रित कर लेते हैं, मतलब उसे इकट्ठा कर लेते हैं कि जल हमारे लिए बहुत उपयोगी। और खेत में भी पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर पानी नहीं होती तो देखिए, जब वर्षा नहीं होती तो जल कितना, जब देखिए गेहूँ और चावल कैसे होते हैं और उससे अनाज भी बहुत कम उत्पन्न होता है। अगर जल है तो बहुत अच्छा अनाज उत्पन्न होता है। ठीक है, बांध में दिया गया है, बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। बांध 1 नंबर में से पूछा जाएगा। ठीक, सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियमित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, जैसे टिहरी बांध, नदी भगीरथी गंगा, सरदार सरोवर बांध यानी नर्मदा नदी, भाखड़ा नंगल बांध यानी सतलुज नदी। अब बांधों के लाभ क्या क्या हैं। बांध जो मतलब बांधे जाते हैं, जो बांस के बांधे जाते हैं। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, क्षेत्रों में जल का जो वितरण लगातार होता रहता है। ठीक है, अब इसकी हानियाँ भी सुन लीजिए। अगर किसी के लाभ है तो उसकी हानियाँ भी होंगी। देखिए, सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। मतलब जो खेती जो उसके बांध जो लोग लगाते हैं उससे उन लोगों को क्या मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। अब पर्यावरण की समस्याएं भी दी गई हैं इसमें। देखिए, पर्यावरण की समस्याएं क्या, वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। जो पर्यावरण संतुलन है उसका भी बिगड़ता रहता है। ठीक, चलिए सेकंड बात कर लेते हैं, आर्थिक समस्याएं। जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में जल लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। मतलब जल संग्रहण का इतना उपयोग है, उसका इतना उद्देश्य है कि भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। विकास मतलब आगे बढ़ना। ठीक, वर्षा जल संचयन का मतलब ये दिया गया। देखिए, वर्षा जल संचयन, देखिए क्या दिया गया,
वर्षा जल संचयन में वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके भी दिए गए हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, एक तरफ दिया गया है तकनीक और एक तरफ राज्य दिया गया। देखिए, खादीन बड़े पात्र यानी नाड़ी यानी ये राजस्थान में है। बांधरस उताल यानी ये महाराष्ट्र में है। बथीन्स यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से और भी दिया गया। देखिए, आहार अपाइन बिहार में है और एरिस तमिलनाडु में, कुल्हा हिमाचल प्रदेश में, बावड़ी दिल्ली में। देखिए, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं इसे एक एक नंबर में पूछ लेगा, यानी जैसे कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है। भीम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। भीम रूप क्या है? देखिए, भौम रूप क्या है? सॉरी, भीम नहीं, भौम क्या है? देखिए, पहला दिया गया पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। दूसरा दिया गया यहाँ कुओं को भरता है। जो पानी है वो क्या करता है? वो कुओं को भरता है। पौधों को बहुत नमी पहुँचाता है, जिससे पौधे बहुत खिले खिले उत्पन्न होते हैं और उसके फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मच्छरों को जनन की समस्या नहीं होती है। यह जंतुओं को अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं कोयला पेट्रोलियम, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम अनधिकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मतलब कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसका निर्माण दिया गया। निर्माण जैसे कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण होता है। पेट्रोलियम में दिया गया। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। ठीक है, इसमें क्या लाखों कई वर्ष लग गए थे कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन करने में। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। देखिए, जो कोयला है ए नंबर में दिया। वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 20 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। मतलब हमने आपसे बताया 40 वर्ष तक ये अभी भी चलेगा, लेकिन इसमें दिया कि 20 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। जो कोयला है वो 20 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम में वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा। मतलब जो पेट्रोल है वो हम लोग को 40 वर्ष तक मिलेगा, कोयला जो हम लोग को 20 वर्ष तक ही उपलब्ध होगा। सेकेंड पैराग्राफ दिया गया जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। देखिए, हानियाँ जो वायु प्रदूषण, बीमारियों और वैश्विक उष्णन दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट टॉपिक है इसका। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती हैं। यानी ये क्या हो गया हमारे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब वायु को प्रदूषित करती हैं। मतलब वायु को बेकार करती हैं। ठीक है, अब बीमारियां क्या दी गई हैं सेकंड नंबर में। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती हैं और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण भी बनाती हैं। वैश्विक उष्णन दिया गया। जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस और विश्व ऊष्मागण उत्पन्न करती हैं। इसके दिया गया जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से मितव्ययता बरतनी चाहिए। देखिए, ये समन्वय और सीमित हैं। मैंने आपको बताया था समन्वय और सीमित हैं। वो जो कभी समन्वय जो होती समाप्त नहीं है, समाप्त होती है, और असमन्वय जो समाप्त नहीं होती हैं। देखिए, इसमें दिए गए वे समन्वय और सीमित हैं। बी नंबर में ए पर समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है उसमें कई वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसमें कई वर्ष भी लग जाते हैं। अब दिया गया जीवाश्म ईंधन के उपयोग की सीमित करने के उपाय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके उपाय पूछ लेगा आपसे 2 नंबर में। ए में दिया गया जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनका स्विच बंद कर दें। मतलब जिन चीज़ों का हम लोग, जैसे फ़ैन है, फ़ैन अगर हम लोग चला रहे हैं तो उसका स्विच हम लोग ऑन रखेंगे, और नहीं चला रहे तो उसका ऑन बंद कर देंगे, वरना उससे हम लोग को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, घरों में CFC का उपयोग करके जिससे बिजली की बचत हो। मतलब जो घरों में CFC का उपयोग करके हम लोग इससे बिजली की बचत कर सकते हैं। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना। हम लोग लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, हम लोग को सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए।
ठीक है। जहाँ हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जहाँ हो सके हम लोगों को सोलर कुकर का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो हमारा था लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक था चैप्टर 16 नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं उससे अलग से वीडियो मतलब उसकी बना करके अपलोड करूँगी, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन आप प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं लाइक इसलिए करने के लिए बोली, जैसे कि आप मेरी वीडियो को ढूंढते हैं तो आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो आपकी वीडियो मतलब वहाँ पे एक सेव हो जाती है। जैसे आप कोई भी वीडियो लाइक करते हैं, जो आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे आप लोग लाइक करते हो, तो वीडियो वहाँ पे आपकी जो मतलब यूट्यूब चैनल हो उसमें वो वीडियो सेव हो जाती है। तो आप वहाँ पे जा कर के देखिए, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है।